नमस्कार। यूट्यूब के विश्व भारती चैनल में क्लास 10th के बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी क्षितिज गद्य भाग से चैप्टर 12 लखनवी अंदाज, जिसके कहानीकार यशपाल हैं। पहले मैं कहानी के शीर्षक पर प्रकाश डाल रहा हूँ। लखनवी अंदाज कहने का मतलब नवाब को देखने से महसूस होता है या उनके ठाट बाट को देखने से ये महसूस होता है। कहानीकार कयास लगाता है कि यह लखनऊ का नवाब होंगे, क्योंकि उनके अंदर उनके हाव भाव काफी आडंबरपूर्ण थे। लखनवी अंदाज शीर्षक व्यंग से भरपूर है। लेखक कहना चाहता है कि ये लखनवी नवाब खीरे के भोग के नाम पर केवल उसकी गंध और स्वाद लेते हैं। वे इसी में अपनी शान और विशिष्टता मानते हैं, परंतु उनका यह अंदाज अशरीरी है, अवास्तविक है और जीवन विरोधी है। इस विरोध को प्रकट करने के लिए लखनवी अंदाज शीर्षक सटीक एवं सार्थक है। इसके आगे मैं कहानी को लेकर चल रहा हूँ, कहानी पर प्रकाश डाल रहा हूँ। कहानी का लाइन बाय लाइन मैं लेकर नहीं चलूँगा। कहानी कुछ अपने अंदाज से कहानी को संक्षिप्त किया गया है, उस पर मैं प्रकाश डालता हूँ, ध्यान देंगे। यशपाल की व्यंग्य रचना में उस सामंती वर्ग कहते हैं रईसी, जमींदार, नरेश लोगों के वर्ग को सामंती वर्ग कहते हैं। भारत प्राचीन काल से संपन्न देश रहा है और उस प्राचीन जमाने में भी जो पूंजीपति थे, जमींदार थे, छोटे छोटे नरेश थे, वे सामंती वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब ध्यान देंगे, यशपाल की इस व्यंग्य रचना में उस सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया गया है जिसे बनावटी जीवन जीने और झूठी शान प्रदर्शित करने की आदत है। यह सामंती मानसिकता के लोग वास्तविक स्थिति परिस्थिति से बेखबर बनावट और स्वच्छ का जीवन आज भी बिता रहे हैं। कहने का मतलब ये सामंती लोग प्राचीन काल में थे और आज भी हैं, ये सभी कालों में रहते हैं। अत्यंत स्वाभाविक और मनोरंजक भाषा में प्रस्तुत
यह रचना हमें बनावटीपन छोड़कर वास्तविक बनने की प्रेरणा देती है। लेखक अपनी बात कहानी पर मैं आ जा रहा हूँ। इसके पहले कहानी का इंट्रोडक्शन था, अब कहानी पर मैं आ गया हूँ। कहानी का एक एक पैराग्राफ का हल मैं अपने अनुसार किया हूँ, कहानी से देखेंगे। लेखक अपनी बात पैसेंजर ट्रेन की यात्रा से शुरू करता है। उसने आराम से चलने और साथ साथ कहानी पर सोचने के लिए सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। कथाकार, कहानीकार, कवि या निबंधकार हमेशा यात्रा में ही रहते हैं। यात्रा के क्रम में ही उनकी लेखनी चलती है। ऐसे ही यशपाल ट्रेन से सफर कर रहे थे। जाना तो नजदीक में ही था, लेकिन जनरल बोगी का टिकट न लेकर के सेकंड क्लास का टिकट ले लिए, क्योंकि नई कहानी के बारे में उनको कुछ सोचना था। इसलिए थोड़ा समझे कि सेकंड क्लास का टिकट लेना जरूरी है, क्योंकि उस डब्बा खाली मिलेगा। लेखक अपनी बात पैसेंजर ट्रेन की यात्रा से शुरू करता है। उसने आराम से चलने और साथ साथ कहानी पर सोचने के लिए सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। जब वे डिब्बे में चढ़े तो उनके अनुमान के उल्टे डिब्बे की शांति को भंग करते नवाबी लिफाफ के एक सज्जन बैठे हुए थे। उनके सामने 2 खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक बताता है कि उन्हें देखकर उसने तरह तरह के कयास अनुमान लगाए। बहरहाल नवाब साहब ने उनसे कोई मेल जोल नहीं दिखाया। लेखक को बड़ी गलानी महसूस हुई। लेखक आगे बताता है कि उसे खाली बैठे कल्पनाएं करने की पूरी आदत सी है। सो वह नवाब साहब के बारे में सोचने लगा। सेकंड क्लास का टिकट और नवाब साहब, खीरे और नवाब साहब। नवाब साहब को सेकंड क्लास में सफर करते देखकर कथाकार सोच में पड़ गया कि आखिर बात क्या है। नवाब होकर, नवाब लोग तो हवाई जहाज से सफर करते हैं, ट्रेन के एसी बोगी में चलते हैं, ये सेकंड क्लास में क्यों चल रहे हैं, और वे भी खीरा लिए हुए हैं। नवाब साहब और खीरा सेकंड क्लास, ये बातें बार बार कथाकार के मस्तिष्क में एक एक करके सामने आया करती थी। लेखक ने सोचा कि टिकट और खीरे दोनों ही इनकी नवाबी शान के खिलाफ हैं। क्या इसलिए हमें देखकर इन्हें संकोच हो रहा है? हो सकता है कि कथाकार को देखकर नवाब साहब सेकंड क्लास में सफर करना शर्मिंदगी महसूस करते हो। नवाब साहब खिड़की से बाहर की ओर देख रहे थे
और लेखक की निगाहें नवाब साहब पर जमी हुई थी। नवाब साहब ने लेखक से खीरे का शौक फरमाने की बात की। लेखक का उत्तर ना सूचक था। नवाब साहब ने अब अकेले खीरे को खाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर बिछा लिया और उन पर खीरे सजा दिए। उन्होंने अपनी सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिया से पोंछा। फिर चाकू निकालकर खीरे के सिर काटे तथा उनका झाग निकाला। फिर बड़ी सावधानी से छीलकर उसकी फाकों को बड़े करीने से तौलिए पर सजाते गए। नवाब साहब ने खीरों पर जीरा और लाल मिर्च बुरक दी मतलब छिड़क दी। साफ लग रहा था कि इस दौरान नवाब साहब मन ही मन खीरे का स्वाद ले चुके थे। उन्होंने एक बार लेखक को फिर से निमंत्रण दिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। परंतु लेखक महोदय भी एक बार इनकार कर चुके थे, सो अड़े रहे। अब नवाब साहब ने बड़ी सतृष्ण आंखों से खीरे की फाकों को देखा। तृष्ण मीन्स होता है प्यास, सतृष्ण मीन्स होता है मतलब बड़ी प्यास वाली आंख। अब नवाब साहब ने बड़ी प्यासी आंखों से खीरे की फाकों को देखा। एक लंबी सांस ली। खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए। फाक को सूंघा। स्वाद के आनंद से उनकी पलकें मुद गई। उन्होंने मुंह में भर आए पानी को गले से उतार लिया। उसके बाद उन्होंने खीरा खिड़की के बाहर छोड़ दिया। इस प्रकार एक एक खीरे को सूंघकर उसका स्वाद लेते हुए बाहर छोड़ते गए। कहने का मतलब है ये नवाबी ठाठ है। जैसे नवाब लोग, खीरा क्या है, साधारण पदार्थ है जो गरीब अमीर, जो कोई गरीब आदमी भी खा सकता है। और इस साधारण चीज को अगर नवाब खाते हो तो कहने का मतलब ये कमेंट की बात होगी। लेकिन उस खीरे को नवाब साहब कथाकार को देखकर खा नहीं रहे हैं, अपना नवाबी ठाट दिखाते हैं। क्या करते हैं कि पहले खीरे को सूंघते हैं, होठों तक ले जाते हैं और मानो होठों तक ले जाने से ही उनको स्वाद की अनुभूति हो गई हो, वे अपने पलके मूंद लेते हैं। उन्होंने मुंह में भर आए पानी को गले से उतारते हैं। कहने का मतलब कि नवाब साहब जब खीरा सूंघने से उनके मुंह में पानी भर जाता है तो उस पानी को वे बाहर फेंकते नहीं हैं, गले से उतारते हैं। मानो उस पानी से ही उन्हें खीरे का आनंद आता हो। इस प्रकार एक एक खीरे को सूंघकर
उसका स्वाद लेते हुए बाहर छोड़ते गए। सारे खीरे बाहर फेंककर उन्होंने तौलिए से हाथ और होठ पोंछे। फिर गर्वपूर्वक लेखक की ओर देखा, मानो कह रहे हो, यह है खानदानी रईसों का तरीका। यहाँ पर बुक में गुलाबी आंखें का वर्णन आया है। गुलाबी आंखें क्या है? गुलाबी आंखें जैसे अहंकार पूर्ण दृष्टि से देखना, जैसे कोई किसी को अच्छी वस्तु दे रहा हो और वहां भीड़ लगी हो, तो उस समय उस वस्तु को देने वाले व्यक्ति की आंखें अगर वहां जुटे लोगों से मिलती है तो मानो उनकी आंखें गुलाबी है, मानो अहंकार पूर्ण दृष्टि है, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब मानो खीरे की तैयारी और प्रयोग से थक कर लेट गए। यहाँ भी ढोंग है, दिखावा है, अवास्तविक है। खीरा काटने से नवाब साहब थक गए और थक करके लेट गए। लेखक को उनके सम्मान में सिर झुकाना पड़ा, चूंकि नवाब साहब नवाबी ठाट में थे और उनके सामने लेखक साधारण व्यक्ति थे, तो अपने को साधारण समझ करके सिर झुका लिए। लेखक सोचने लगा कि क्या स्वाद और सुगंध से इस तरह संतुष्ट हुआ जा सकता है। इतने में नवाब साहब ने जोर से डकार लिया। वे लेखक की ओर देखकर बोले, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। कहने का मतलब लजीज मीन्स होता है स्वादिष्ट और शकील मीन्स होता है जो आसानी से पच न सके, नामुराद में दे पर बोझ डाल देता है। कहने का मतलब जिनको खीरे खाने की आदत नहीं है वे व्यक्ति अगर खीरा खाते हैं तो उनको अपच कर देता है। यह सुनते ही लेखक को लगा ये नवाब साहब ही हैं नई कहानी के लेखक। अगर सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्र के नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देखें। पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। आंसर इस प्रकार है, लेखक को नवाब साहब के निम्न हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उससे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। पहला है, लेखक को डिब्बे में आया देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया। ऐसा लगा मानो लेखक के आने से उनके एकांत में
बाधा पड़ गई हो। दूसरा पॉइंट है, उन्होंने लेखक से कोई बातचीत नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं। तीसरा पॉइंट है, वे खिड़की के बाहर देखने का नाटक करने लगे। दूसरा प्रश्न देखें। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? दूसरा प्रश्न का आंसर इस प्रकार है, नवाब साहब को खीरा काटने में भी नवाबी तरीका को दिखाना है, जो सामान्य लोगों के तरीकों से भिन्न हो और जिससे उनकी अमीरी प्रकट हो। नवाब साहब तो अकेले में बैठे बैठे खीरे खाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु लेखक को सामने देखकर उनको नवाबी दिखाने का अवसर मिल गया। उनका खीरा सूंघने और फेंकने का तरीका भी भिन्न था। ऐसा करना उनके नवाबी स्वभाव को इंगित करता है। तीसरा प्रश्न देखें। तीसरा प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? आंसर इस प्रकार है, हम यशपाल के विचारों से बहुत हद तक सहमत हैं। बिना घटना, बिना पात्र और बिना विचार के कहानी नहीं लिखी जा सकती। जिस प्रकार बिना खाद्य सामग्री के कोई खाद्य पदार्थ नहीं बनाया जा सकता, कहानी का अर्थ ही है क्या हुआ उससे कहना। अतः जब घटना नहीं होगी तो यह कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ? बिना पात्रों के कुछ होगा कैसे, घटेगा कैसे? जैसे बिना सामग्री के कोई पदार्थ बन नहीं सकता। सब्जी बनाना हो तो सब्जी के साथ साथ तेल मसाले की जरूरत पड़ती है। अगर ये समुचित मात्रा में उपलब्ध न हो तो वह खाद्य पदार्थ, वह सब्जी सही रूप से नहीं बन सकती। चौथा प्रश्न है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? हाँ, मैं इस निबंध को विभिन्न नामों से, विभिन्न तरह के नामों को देकर इसके रिक्त स्थान को पूरा कर सकते हैं। जैसे हवाई भोज,
दूसरा है झूठी शासन, तीसरा है आडंबरपूर्ण रईसी का प्रदर्शन। क्योंकि इस निबंध में मुख्य घटना नवाब साहब की है, जो कल्पना से ही खीरे का स्वाद ले रहे हैं। अब इस पाठ का सारांश पर ध्यान दें। सारांश इस प्रकार है। सेकंड क्लास का टिकट लेने का लेखक का उद्देश्य, कहने का मतलब सेकंड क्लास का टिकट लेने का उद्देश्य लेखक को सफर में नई कहानी लिखने का था, कि सफर भी कर लूं और कहानी भी लिख लूं। दूसरा कि प्राकृतिक दृश्यों को देखकर कुछ सोच सकें। आगे है डिब्बे में नवाब साहब की उपस्थिति। जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में सवार होते हैं तो देखते हैं कि पहले से नवाब साहब पालथी मारे हुए बैठे हुए हैं और अपने आगे तौलिए पर 2 ताजे खीरे रखे हुए हैं। जैसे ही नवाब साहब की निगाहें लेखक पर पड़ी तो उन्हें उनका एकांत भंग होने लगा और वे कुछ विघ्न या बाधा महसूस करने लगे। ऐसा करने का औचित्य इसलिए था कि नवाब साहब होकर खाने के लिए खीरा लेकर बैठना, हो सकता हो कि लेखक की नज़र खीरे पर पड़े और लेखक सोचने को बाध्य हो जाए कि ये कैसा नवाब है जो खीरा खाता है। लेखक, नवाब साहब और खीरा। अगला पॉइंट है लेखक नवाब साहब की वस्तु स्थिति को देखकर सोच में पड़ जाते हैं। सामने एक और बातें आती है। सेकंड क्लास का टिकट नवाब साहब और खीरा, खीरा नवाब साहब और सेकंड क्लास का टिकट, ये बात पचती नहीं, क्योंकि नवाब साहब से खीरा और सेकंड क्लास का कतई तालमेल नहीं बैठता। फिर मानवता के नाते लेखक को खीरा खाने के लिए निमंत्रण देते, लेखक खाने से इनकार कर देते, जैसे लेखक नवाब साहब को भिंगा कर मारते हो।
नवाब साहब का खीरा खाने का विशिष्ट ढंग। नब खीरे की खीरे का सिर काट करके बहुत देरों तक झाग निकालना और उसके बाद बड़ी करीने से फाकों को बनाना और फिर फाकों को तौलिए पर सजा कर रखना। नमक मिर्च बुरकना, बुरकना मीन्स छिड़कना। पुनः लेखक को निमंत्रण देना। ये सारी बातें सामने आती है और साथ ही साथ लेखक को खाने से इनकार करना। लेखक का कहना कि अभी इच्छा महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी कमजोर है। मैदा मीन्स अमाशय होता है। कृपया आप ग्रहण करें। नवाबी ठाट में नवाब साहब खीरा के एक एक फाकों को होठों में सटाते हैं, नाकों से सुगंध लेते हैं। नवाब साहब के मुंह में पानी भर आता है, वे गले में उतारते हैं मानो उसने खीरा का स्वाद ले लिया और पुनः एक एक फाकों को खिड़की से बाहर फेंकते जाते हैं। ये सारी बातें लेखक के समक्ष नवाब साहब कर रहे हैं और जब फाकों को फेंकने के बाद होठों को पोंछ करके स्थिर बैठते हैं तो एक बार फिर लेखक की ओर देखते हैं गुलाबी नेत्रों से। जैसा कि मैंने कहानी में बताया है कि गुलाबी नेत्रों से मतलब अहंकार पूर्ण दृष्टि से देखे और लेट गए। देखने के बाद लेट गए, जैसे खीरा काटने की तैयारी में काफी थक गए हों। लेटने के बाद जोरों से डकार लिए और बोले, खीरा लजीज होता है लेकिन जिनकी आदत नहीं है उनके लिए शकील भी हो जाता है। इस तरह से नवाब साहब खीरा खाने में आडंबरपूर्ण स्थिति को दर्शाते रहे जो बिना औचित्य का था। ऐसा देख करके लेखक ने सोचा, जब नवाब साहब द्वारा किसी घटना, किसी पात्र को बनाए हुए इस तरह का कहानी का रूपरेखा दिया जा सकता है तो मैं कहानी क्यों नहीं लिख सकता हूँ। धन्यवाद।